अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में बिज़ी हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक परेशानी से गुज़र रहे हैं। वो परेशानी ये है कि जो भी वो याद करते हैं, जो भी वो पढ़ते हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग तो उन्हें याद रहता है, उसे वो रिकॉल भी कर पाते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुज़रने के बाद वो उसे रिकॉल नहीं कर पाते। और अगर वो उसे रिकॉल नहीं कर पाते तो पेपर में वो कैसे रिकॉल करेंगे, पेपर में वो उसे कैसे लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं, जो भी आप याद करें उसे आप कैसे रिकॉल कर सकते हैं। तो आइए पहली टिप बताता हूं आपको, जिसके ज़रिए आप जो भी याद करते हैं उसे आप बाद में इजीली रिकॉल कर सकते हैं। तो पहली टिप यह है कि आपको एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट बनाना है स्टडी करने के लिए। अब ये डेडिकेटेड एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? देखो, ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसी में से एक काम है स्टडी करने का। स्टडी करने के लिए एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप स्टडी करें। और वो जो डेडिकेटेड एनवायरनमेंट है उसमें 3 खुसूसियात लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहली खुसूसियत, वो जो जगह है वो वेल लिट होनी चाहिए, यानी कि उसमें रोशनी अच्छी होनी चाहिए। रोशनी अच्छी होने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपकी आंखों पे कम से कम स्ट्रेस आएगा पढ़ने के लिए, आप इजीली पढ़ पाएंगे, इजीली रीड कर पाएंगे। और दूसरी बात, कम लाइट होने से हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग ऐसी हो जाती है कि हमें नींद आना शुरू हो जाती है, हम थका थका महसूस करते हैं, हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है लाइट बंद होने पर या लाइट के कम होने की वजह से। तो अगर आप बूस्टअप रहना चाहते हैं तो वेल लिट स्पेस के अंदर स्टडी करें। ऐसी सूरत में आपको नींद भी नहीं आएगी और आपकी आंखों पर और ब्रेन पर स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। दूसरे डेडिकेटेड एनवायरनमेंट की जो खुसूसियत है वो ये है कि वो एक क्वाइट प्लेस होनी चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आवाज़ कम से कम होनी चाहिए। आवाज़ कम से कम होने का मकसद ये है कि आप ऐसा रूम सेलेक्ट नहीं करें जो कि रोड की तरफ है, जहाँ से आपको शोर सुनाई देगा और आपका ध्यान वहाँ पे जा सकता है। तो रूम ऐसा होना चाहिए, स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कम से कम साउंड आपके कानों तक आए, ताकि सारा का सारा ध्यान आपका रीड करने में, स्टडी करने में। तीसरे नंबर पर, उस स्टडी इन्वायरमेंट के अंदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, साउंड भी एक डिस्ट्रैक्शन है, पर मेरी मुराद ये है कि कोई और डिस्ट्रैक्शन, टीवी उस रूम में नहीं होना चाहिए। उस रूम के अंदर कोई और ऐसी चीज़ ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे आपका सेल फ़ोन नहीं होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे सेल फ़ोन को रखते हैं तो सेल फ़ोन को रखने की वजह से प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वहाँ पे कई सारे नोटिफिकेशन आएंगे और फिर आप उसे लाजमी देखेंगे। तो इस सूरत में आपका फोकस आउट होगा रीडिंग से, और फिर जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट आप पूरा नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप स्टडी कर ही यूट्यूब के ज़रिए रहे हैं, लेक्चर्स के ज़रिए कर रहे हैं, तो आप बाकी सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दें और किसी नोटिफिकेशन को नहीं देखें। इस तरीके से कम डिस्ट्रैक्शन होगी और कम से कम आपका ध्यान इधर उधर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। टिप नंबर 2, दूसरी टिप यह है कि आप जो है वो एक्टिव रीडिंग का सहारा लीजिए। आप एक्टिवली स्टडी करिए। अब एक्टिव रीडिंग या एक्टिव स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं? तो उसका पहला पॉइंट यह है कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से क्या मुराद है कि आप जब भी बुक से कोई चीज़ रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप अहम पॉइंट्स को किसी रजिस्टर के ऊपर, किसी डायरी पे, किसी कॉपी पे नोट करते चले जाएं। पढ़ तो आप सब कुछ रहे, लेकिन उसमें से जो चीज़ आपको लग रही है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है या ये चीज़ MCQs में आ सकती है, तो आप उसे लाजमी तौर पर नोट करके रखें। नोट करने से ये होगा कि बाद में जब आपको रिकॉल करना होगा, आपको रिवाइज करना होगा, तो आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उस नोट्स में लिखी हुई बात को रीड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, अगर आपको नोट्स बनाना पसंद नहीं है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप जो बुक रीड कर रहे हैं, जिन नोट्स को आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर आप हाईलाइटिंग कीजिए या अंडरलाइन कीजिए। अगर आपके पास हाईलाइटर है तो हाईलाइटर को इस्तेमाल करते हुए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप हाईलाइट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप अंडरलाइन कीजिए। इससे भी वही फ़ायदा है कि एक्टिव रीडिंग होगी। जब आप हाईलाइट करेंगे तो उस चीज़ को आप बगौर पढ़ेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके ब्रेन के अंदर स्टोर रहेगी, और ऐसा ही अंडरलाइन करने की वजह से भी होता है। इसके अलावा एक्टिव रीडिंग का जो तीसरा एक टिप है वो ये है कि आप कंटेंट को विजुअलाइज करें।
आप अगर कोई न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे हैं तो आप उस न्यूमेरिकल को विजुअलाइज करें कि एक्चुअली इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या बताया जा रहा है। अगर आप कोई केमिकल इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं तो आप उस केमिकल इक्वेशन को विजुअलाइज करें कि बेसिकली क्या हो रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ जाके कंबाइन हो रहा है, कहाँ पर ब्रांच बना रहा है, या जिस भी सब्जेक्ट के अंदर हो, अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो वो ब्रेन के अंदर स्टोर रहेगा बाद में भी। बाद में आप उसी विजुअल के ज़रिए जो आपके जहन में था आप उस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं आपके पास समराइज़ करता हूँ मेरे इस पहले टिप को, तो याद रखिए आपने नोट्स बनाने हैं, आपने हाईलाइट और अंडरलाइन करना है, और तीसरे नंबर पर आपने कंटेंट को विजुअलाइज करना है। सो टिप नंबर टू को मैंने नाम दिया है चंकिंग का। अब ये चंकिंग क्या प्रोसीजर है, आप जो भी कुछ रीड कर रहे हैं, आप जो भी कुछ स्टडी कर रहे हैं, उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में, ग्रुप्स में डिवाइड करें, जिन्हें हम कहते हैं चंक्स। यानी कि एक जैसी चीज़ों को एक जगह पर जमा कर देना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हों, लेकिन अगर दो चीज़ों को कोरिलेट कर कर आप याद रख सकते हैं तो फिर चंकिंग बहुत बेहतर आइडिया रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको मालूम है कि मैं अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करूंगा तो दूसरे टॉपिक में उसको स्टडी करने में आसानी होगी, तो आप बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। आपने ग्रुप बना लिया कि ये 4 टॉपिक मैंने एक साथ स्टडी करने हैं, तो उसके बाद जब वो 4 स्टडी हो जाते हैं टॉपिक्स, तो उसके बाद आपने जो अगला ग्रुप बनाया है, जो अगला चंक बनाया है स्टडी का, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। ऐसा आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। चंकिंग के बाद जो दूसरा स्टेप आप करेंगे इस टिप के लिए, वो ये होगा कि जब आप किसी भी चंक को कंप्लीट करेंगे तो आप उस चंक को समराइज़ करेंगे। यानी कि जो 4 टॉपिक्स आपने मिलते जुलते एक साथ स्टडी करे तो उससे नतीजा क्या मिला, उससे क्या समरी बन सकती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप बाद में रिवाइज़ करेंगे, आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको वही समरी जो है वो रिवाइज़ करनी होगी। उस समरी को रिवाइज़ करते ही आपको मुकम्मल चंक का जो आइडिया था वो जहन में आ जाएगा। इसके अलावा तीसरी और आखिरी बात इस टिप के लिए यह है कि जब आप एक चंक मुकम्मल कर लें और आप दूसरे चंक की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक क्या काम करें कि आप पिछले वाले चंक को लाजमी तौर पर रिवाइज़ करें। तो होगा ये कि अगर मिसाल के तौर पे आपने अपनी स्टडी को 10 हिस्सों के अंदर, 10 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, तो जब आप 10वां स्टडी करने के लिए बैठोगे तो आप पहले वाले को 9 मरतबा रिवाइज़ कर चुके होगे, दूसरे वाले को 8 मरतबा रिवाइज़ कर चुके होगे। तो ऐसी सूरत में जब रिवीजन ज़्यादा होगा तो वो चीज़ आपके मेमोरी के अंदर एकदम बेहतरीन तरीके से स्टोर हो जाएगी, और पेपर में या जब भी आपको उसकी ज़रूरत है आप उसे रिकॉल कर पाएंगे। तो चौथी टिप आप लोगों के लिए है एलोबरेटिव इंटेरोगेशन। क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करो कि हमें सबसे पहले एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना है और हमें इंटेरोगेशन के प्रोसेस को यूज़ करना है, जिसमें सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप अपने आप से सवाल करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो आप स्टडी कर रहे हो, जो आप रीड कर रहे हो, आपने क्या गेन करा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा सवाल करें कि ये प्रोसेस कहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो सकता है, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये और कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जो आप अपने आप से सवाल करते हैं तो फिर आप उसका जवाब तलाश करते हैं, आपका ब्रेन उसका जवाब तलाश करता है। और बेसिकली जब आप बहुत सारे सवालों के जवाबात को तलाश करेंगे तो आपकी एक्टिव रीडिंग भी हो जाएगी, और एक्टिव रीडिंग की वजह से आप अपने जो मेमोरी है उसके अंदर ज़्यादा देर तक उस चीज़ को स्टोर रख सकते हैं। तो अपने आप से सवाल करें कि कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। दूसरे नंबर पर जब आपने अपने आप से सवाल कर लिया तो अब आप बाआवाज़ बुलंद उसका जवाब दें, या फिर आप हर चीज़ को लिखने की कोशिश करें, आप उसके जवाब को लिखें। देखो, अगर आप लाउड जवाब देते हो, अगर आप उस चीज़ को ज़ोर से पढ़ते हो, तो एक तो ब्रेन जो रीड करके आपके ब्रेन में स्टोर कर रहा है, एक तो वो काम करेगा, और दूसरा जो आवाज़ आपके कानों में जा रही है वो भी स्टोर रहेगी। इस तरीके से एक ही डेटा जब 2 तरीक़ों से हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है तो यकीनन वो उसको जो है वो ज़्यादा देर तक याद रख पाएगा। तो अगर, और फिर यही काम है लिखने के लिए भी, जब आप लिखते हैं तो फिर आप ब्रेन को इंगेज करते हैं लिखने में भी, पढ़ने में भी। तो ऐसी सूरत में दोनों तरीक़ों के साथ हमारी मेमोरी के अंदर वो चीज़ ज़्यादा देर तक रह सकती है। और इस वाली टिप का जो तीसरा स्टेप है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, जो कि मैंने ख़ुद भी अप्लाई किया है। वो ये है कि आप किसी और को भी वो चीज़ सिखाएं। देखिए, आपको जो टॉपिक समझ में आ गया है, जो भी आप रीड कर रहे थे आपको समझ में आ गया है, अब आप वो दूसरे को समझाएं। जब आप दूसरे को समझाएंगे तो दूसरे को समझाने में आप कॉन्सेप्ट से और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आहंग हो जाएंगे।
और दूसरी बात ये कि जब आप किसी और को समझाते हैं तो वो आपसे कोई सवाल करेगा, और जब वो आपसे सवाल करेगा तो यकीनन फिर आप उसका जवाब तलाश करेंगे। और हम यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जो इंटरोगेशन वाला प्रोसेस है उसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा देर तक जो भी डेटा है अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर रख सकते हैं। तो एलोबरेटिव इंटरोगेशन के जो तीनों पॉइंट्स हैं वो बहुत ही अहम है। मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने आप से सवाल करना है। दूसरे नंबर पर जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसे लाउड स्टडी करना है या आपने लिखना है उसे। और तीसरे नंबर पर बड़ा ज़रूरी काम यह है कि आप जो पढ़ चुके हैं वो आप दूसरे को पढ़ाएं और फिर देखें कि वो आपकी मेमोरी के अंदर कितनी देर तक स्टोर रहता है। और मेमोरी के लिए जो पांचवी और आखिरी टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो रिपीटेशन करनी है वो स्पेस्ड रिपीटेशन करनी है। यकीनन एक बार पढ़ने से मेमोरी के अंदर वो हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहेगा, आपको उसको बाद में रिपीट करना पड़ेगा। अब जो भी टॉपिक आप स्टडी करते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप उसको स्टडी करते हैं, उसकी रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। जिसका पहला पॉइंट ये है कि आप रिपीटेशन करें सेम इंटरवल पर, यानी कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहें। जिसमें सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप एक दिन में जो स्टडी करते हैं, अगले दिन जब आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो आप पिछले दिन पढ़े हुए जो भी टॉपिक्स थे उनको रिपीट करें। जब आप उनको रिपीट करेंगे तो वो एक रेगुलर इंटरवल पे जब रोज़ाना के बेसिस पे रिपीट होंगे तो वो आपकी मेमोरी के अंदर बहुत देर तक स्टोर रह जाएंगे और आप उसे बाद में जब चाहें रिकॉल कर पाएंगे। स्पेस रिपीटेशन के लिए मेरे पास एक दूसरा आइडिया भी है जो दूसरे नंबर पर है। वो ये है कि आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें, स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर वो कॉन्सेप्ट लिख के रखें जिसको बाद में आप रिवाइज़ करते रहें, बाद में देख देख के रिवाइज़ करते रहें। और इसके अलावा स्पेस रिपीटेशन के लिए आपके पास कुछ ऐप्स भी हैं जो आपको बताती हैं कि आपने कब रिपीट करना है, किस टॉपिक को रिपीट करना है। तो जो भी ऐप्स हैं आप उनको डाउनलोड करके भी काम कर सकते हैं और स्टिकी नोट्स के ज़रिए या जो फ्लैश कार्ड्स हैं उनके ज़रिए भी आप स्पेस्ड रिपीटेशन कर सकते हैं। और जो इस मामले में तीसरा और आखिरी पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है अभी तक की मेरी बातों से। वो ये है कि आप कंटेंट को मिक्सअप कीजिए। मुख्तलिफ़ किस्म का जो कंटेंट है उसको आपस में मिलाइए, मिक्सअप करें। ऐसी सूरत में होता ये है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी रिकॉल की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं। तो क्यों ना आप उसके स्टडी के दरमियान में एक ऐसे सब्जेक्ट को मिक्सअप कर दें जो कि आपको याद नहीं रहता। मिसाल के तौर पर अगर आप उर्दू को स्टडी करते हैं और आपको लगता है कि वो तो मैं आसानी से रिवाइज़ करता हूँ, मुझे याद भी रहता है, तो आप उसी स्टडी के दौरान आप मिक्स करें फिज़िक्स की या केमिस्ट्री की स्टडी जिसकी रिपीटेशन में आपको कोई परेशानी होती है। ऐसी सूरत में दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ें तो होंगी लेकिन बाद में रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आप मिक्सअप करते हैं तो उस तरीके से भी रिपीटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्पेस रिपीटेशन के अंदर रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करना, ऐप्स का इस्तेमाल करना है, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करना और आखिरी नंबर पे कंटेंट को मिक्सअप करना, ये है स्पेस रिपीटेशन के तीनों अहम पॉइंट। तो ये थे वो 5 पॉइंट जो मैं कहता हूँ कि यकीनन आपको अप्लाई करने चाहिए और नतीजे में आप जो कुछ स्टडी करेंगे उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाएगी और आप बाद में उसको रिकॉल कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो इनको ज़रूर अप्लाई कीजिए और अगर ये यूज़फुल लगते हैं तो दूसरों तक लाजमी तौर पे शेयर कीजिए। जब हम किसी शख्स को कोई चीज़ समझाते हैं तो वह हमारी मेमोरी के अंदर और ज़्यादा स्टोर होती है। ये और याद रखिए, तो कुछ नहीं तो इसी बहाने से इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।